एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? वॉइस क्लियर है, लाउड एंड क्लियर? स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? बहुत बढ़िया। चलिए तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था, आज के लेक्चर में हमारा डिस्कशन होगा फर्स्ट टॉपिक को लेकर जो आपको अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है। एंड आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज प्रोजेक्ट लॉम्बॉक और लॉम्बॉक। इसे दो अलग अलग नामों से आप बुलाते हैं। कुछ लोग इसे प्रोजेक्ट लॉम्बॉक बोलते हैं, कुछ लोग इसे बोलते हैं लॉम्बॉक। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। लॉम्बॉक जावा में क्या है? जैसा आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, लॉम्बॉक जावा में एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है। इट्स अ बिल्ट इन लाइब्रेरी जो जावा के लिए डिजाइन की गई है। ओके। नंबर 2, क्या फायदा है इस लाइब्रेरी को यूज करने का? तो जवाब यह है, जैसे आपको स्प्रिंग में एनोटेशंस मिलते हैं स्प्रिंग में एनोटेशंस मिलते हैं जो आपका काम सिंप्लीफाई कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे जो आपको जावा में कॉमन टास्क करने होते हैं, उस कॉमन टास्क को करने के आपको लॉम्बॉक एनोटेशंस देता है। कौन से कॉमन टास्क? आपको अपनी क्लास में गेटर्स बनाने हो, आपको अपनी क्लास में सेटर्स बनाने हो, कंस्ट्रक्टर्स बनाने हो, टू स्ट्रिंग बनाना हो, ऐसे तमाम बेसिक चीजें जो एक स्टैंडर्ड जावा क्लास का पार्ट होती ही है। अगर आपको ये बनाना है तो या तो आपको खुद कोड करना पड़ेगा या आप आईडी में जाकर ऑटो जनरेट करवाएंगे। सही कह रहा हूं? है ना? अब आप चाहे तो खुद कोड करें या आईडी से ऑटो जनरेट कराएं, आपके प्रोग्राम की साइज बढ़ेगी कि नहीं? आपके कोड की लेंथ बढ़ेगी कि नहीं? जल्दी जल्दी यस और नो। आपके कोड की लेंथ इंक्रीज होगी, है ना? मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मेरी बात बोले बिना आप नहीं समझ पा रहे हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। चले, जितने स्प्रिंग बूट लॉन्च होता है अपन इंटेलिजे कर लेते हैं लॉन्च। मुझे आपको सिर्फ एक छोटी सी बात समझानी है कोड के थ्रू, वो आप तुरंत समझ जाएंगे। माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, मैंने एक जावा में क्लास डिजाइन करी। क्या नाम दिया मैंने क्लास का? मान लीजिए मैंने अपनी क्लास का नाम दिया यूजर। ठीक है, ये मेरी जावा क्लास है यूजर। मैंने इस यूजर क्लास के अंदर एक प्राइवेट डेटा मेंबर रखा, प्राइवेट इंटीजर एज, एक प्राइवेट डेटा मेंबर रखा, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। अब आप मुझे फटाफट बताइए, अगर मुझे इस क्लास के अंदर सेटर गेटर कंस्ट्रक्टर बनाने हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो अपनी लेवल पे करना पड़ेगा ना। या तो मैं कोड लिखूं और या मैं ऑटो जनरेट कराऊं। फॉर एग्जाम्पल मैंने गेटर सेटर ऑटो जनरेट कराया। मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने ऑटो जनरेट तो करा दिया, इससे मेरी टाइपिंग तो बच गई, लेकिन लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 19 तक मेरे कोड की लेंथ बढ़ गई, है ना? मुझे विजिबली इतना बड़ा कोड दिख रहा है। और आप ये भी मानते होंगे कि जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब आप रियल वर्ल्ड चीजें हैंडल करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपकी क्लासेस के अंदर दो ही डेटा मेंबर हो। क्वाइट पॉसिबल आपकी क्लास के अंदर 15-20 इंस्टेंस वेरिएबल है। आप सोचिए, अगर 20 इंस्टेंस वेरिएबल हैं और हर एक के लिए दो गेटर सेटर बन रहे हैं, तो टोटल 40 तो गेटर सेटर ही बन जाएंगे आपकी क्लास में। एम आई राइट? है ना? तो इस आपके मैनुअल एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए जावा की टीम कह लीजिए या जावा के ग्रुप ने इंट्रोड्यूस कराया द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉम्बॉक। लॉम्बॉक एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आपको ऐसे बने बनाए एनोटेशंस देती है जो आपके जावा कोड को सिंपल कर देंगे, आपके जावा कोड को क्लीन कर देंगे, आपके जावा कोड को ज्यादा रीडेबल कर देंगे। फायदा क्या होगा लॉम्बॉक को यूज करने का? फायदा यह होगा कि जो आपका बॉयलर प्लेट कोड है, बॉयलर प्लेट समझते हैं, जो हर प्रोग्राम के अंदर लिखना जरूरी होता है लेकिन रिपीट होता है बार बार, हर प्रोग्राम में लिखना जरूरी है, बट वो रिपीटेड कोड है जो आप हर कोड के अंदर लिखते ही लिखते हैं। आपके उस बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस कराने का काम कर देगा प्रोजेक्ट लॉम्बॉक या लॉम्बॉक लाइब्रेरी। फायदा समझ में आया? राइट? इसका मतलब अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो क्या मैं बोलूं कि अगर मैं यहां लॉम्बॉक यूज करूंगा तो ये मेथड मेरे को दिखेंगे नहीं पर मेरी क्लास में बन जाएंगे? एम आई राइट? ये मेरे को दिखेंगे नहीं पर ये मेरी क्लास में ऑटो जनरेट हो जाएंगे। कब जनरेट होंगे? कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे? कब जनरेट होंगे? कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे? गलत इशू, कंपाइल टाइम पे जनरेट होंगे, रन टाइम पे जनरेट नहीं होंगे। ये कंपाइल टाइम पे ऑटो जनरेट हो जाएंगे। इसका मतलब कंपाइलर इस एनोटेशन को पढ़कर मेरे प्रोग्राम का जब बाइट कोड बनाएगा तो ऑटोमेटिकली
मेरे कहने पर सेटर, गेटर, कंस्ट्रक्टर सबको जनरेट कर देगा। इज दिस क्लियर? है ना, वेरी गुड। अब अगला पॉइंट आता है, लॉम्बॉक को यूज कैसे करेंगे? क्या लॉम्बॉक का सपोर्ट हमारे आईडीज में बिल्ट इन होता है? तो जवाब है नहीं। लॉम्बॉक एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है और आपको इसे अपने आईडी के अंदर ऐड करने के लिए 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्प्रिंग बूट पे बात कर रहे हैं, तो हमारा पहला स्टेप तो सेम होगा कि हम अपना स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाएं। हालांकि मैं आपको बता दूं, लॉम्बॉक का स्प्रिंग से कोई वास्ता नहीं है। इसका मतलब अगर मैं नॉर्मल कोर जावा का कोड लिख रहा हूं तो भी लॉम्बॉक यूज कर सकता हूं क्या? बिल्कुल, अगर मैं एक नॉर्मल कोर जावा का कोड लिख रहा हूं तो भी मैं लॉम्बॉक को यूज कर सकता हूं। अपन क्योंकि इसको स्प्रिंग में पढ़ रहे हैं तो अपन इसको स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है, तो लॉम्बॉक को यूज करने के लिए आपको 2 स्टेप लेने पड़ते हैं। पहला स्टेप, आपको स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा जिसमें लॉम्बॉक को एज अ डिपेंडेंसी ऐड करना होगा। आई होप आप सबको पता है, जब भी हम स्प्रिंग बूट में कोई स्टार्टअप प्रोजेक्ट बनाते हैं, डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। स्प्रिंग डेटा जेपीए की डिपेंडेंसी या कोई और डिपेंडेंसी आपको जो चाहिए करते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे आपको लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 2 थोड़ा सा लेंदी है, आपको लॉम्बॉक का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। सवाल है, लॉम्बॉक का प्लगइन क्यों इंस्टॉल करना पड़ रहा है? क्योंकि एसटीएस उन आईडीज में से है जो लॉम्बॉक को बिल्ट इन सपोर्ट नहीं देता है। मतलब एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन दिमाग में आपके आना चाहिए कि सर, जब हम स्प्रिंग में किसी को pom.xml में ऐड कर देते हैं, एज अ डिपेंडेंसी कोई चीज ऐड हो जाती है, तो उसे डाउनलोड हमें करना पड़ता है कि वो ऑटो डाउनलोड होती है? ऑटो डाउनलोड होती है ना, आपको थोड़ी डाउनलोड करना पड़ता है। आप याद करिए, जब आप स्प्रिंग डेटा जेपीए पढ़ रहे थे तो आपने माई एसक्यूएल का ड्राइवर डाउनलोड करा था? नहीं करा था। आपने उसको डिपेंडेंसी में ऐड कर दिया था, मेवन ने डाउनलोड कर लिया था। तो गौर करिएगा, मेवन अभी भी डाउनलोड करेगा, ध्यान से सुनना, मेवन अभी भी डाउनलोड करेगा, लेकिन एसटीएस उसको अपने अंदर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होने देगा। इसलिए आपको लॉम्बॉक को एज अ प्लगइन डालना पड़ रहा है। दैट मींस अगर कोई आईडी लॉम्बॉक को सपोर्ट करे तो ये सेकंड वाले स्टेप की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई आईडी सपोर्ट करे, इसमें कौन आता है? इसमें नेटबीन्स आता है। नेटबीन्स लॉम्बॉक को डिफॉल्ट सपोर्ट देता है, उसमें आपको ये सेकंड वाला स्टेप नहीं लेना पड़ता है। लेकिन एसटीएस में आपको ये सेकंड वाला स्टेप लेना पड़ता है। क्लियर? चलूं आगे? गुड। अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेप से। तो फर्स्ट स्टेप में तो कोई दिक्कत है नहीं। मैं गया फाइल में, न्यू, क्या स्टार्ट करेंगे? रिवाइज कर लिया स्प्रिंग बूट। किस पे जाऊं? वेरी गुड, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे जाएंगे। स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट में जाकर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे। मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया स्प्रिंग बूट LMB के एग्जाम्पल, स्प्रिंग बूट लॉम्बॉक एग्जाम्पल। उसके बाद मैंने नेक्स्ट करा। अब यहां पर आप टाइप कर दीजिए लॉम्बॉक, तो आपको दिख रहा होगा लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी दिख रही है, सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी हम कोई डेटाबेस कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, कोई एपीआई नहीं बना रहे हैं, तो मैं स्प्रिंग डेटा जेपीए या H2 डेटाबेस या कुछ और यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ना कोई स्प्रिंग वेब यूज कर रहा हूं। मतलब आप यूं कह लीजिए, हम कोर जावा का ही कोड लिख रहे हैं, नाम भले स्प्रिंग का है, कोड कोर जावा का लिख रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद अगर आप इसको क्रॉस चेक करें, ये रहा आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अगर अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को जाकर आप एक्सपैंड करें और pom.xml को चेक करें, तो लॉम्बॉक एज अ डिपेंडेंसी आपको यहां दिखना चाहिए। दिख रहा है? ठीक है, लॉम्बॉक एज अ डिपेंडेंसी। ठीक है, इन तीनों चीजों का मतलब भी समझ लीजिए। ये क्या है? org.project.lombok, ये उस कंपनी का यूआरएल है जिन्होंने लॉम्बॉक डिजाइन करा है। लॉम्बॉक क्या है? लॉम्बॉक आपकी लाइब्रेरी का नाम है। ऑप्शनल ट्रू का क्या मतलब है? कैन एनीवन टेल? ऑप्शनल ट्रू, एनी आइडियाज? ऑप्शनल ट्रू का मतलब ये है कि ये जो लाइब्रेरी है, ये रन टाइम पे आपके प्रोजेक्ट में ऐड नहीं होगी, ये सिर्फ कंपाइल टाइम तक आपके प्रोजेक्ट में रहेगी। समझ आ रहा है? इसका रन टाइम पे कोई लेना देना नहीं है। ये कंपाइल टाइम लाइब्रेरी है, कंपाइलर इसको यूज करेगा, प्रोडक्शन लेवल पे ये लाइब्रेरी नहीं जाएगी आपके प्रोजेक्ट का पार्ट बनकर।
क्योंकि कंपाइलर जब आपकी क्लास का बाइट कोड बनाएगा उसी वक्त आपने जो जो एनोटेशन यूज करे होंगे उन्हें एक्सपैंड कर देगा करस्पॉन्डिंग मेथड्स में। बात समझ आई नहीं आई? आई बात समझ? गेस करिए, अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहा हूं तो मेरे को माई एसक्यूएल का ड्राइवर चाहिए। यस, मेरे को ड्राइवर चाहिए। सिर्फ कंपाइल टाइम पे चाहिए कि रन टाइम पे चाहिए? तो जवाब है रन टाइम पे चाहिए। इसका मतलब मेरा प्रोजेक्ट कहीं भी डिप्लॉय होगा तो ड्राइवर साथ जाएगा। ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन लॉम्बॉक के साथ ऐसा नहीं है। लॉम्बॉक रन टाइम पे नहीं रहेगा क्योंकि ये कंपाइल टाइम लाइब्रेरी है। कंपाइलर इसके एनोटेशन को खुद ही प्रोसेस करके आपकी क्लास के अंदर मेथड्स में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए ऑप्शनल ट्रू बोला गया है यहां पर। क्लियर? ये ऑप्शनल ट्रू अगर आप देखें आपको बाकी जगह नहीं दिखता है, ये इसी केस में दिखता है क्योंकि ये कंपाइल टाइम की लाइब्रेरी है। चलूं आगे? ठीक है, लेकिन ऐसा करने से आपको लॉम्बॉक का एसटीएस में सपोर्ट नहीं मिला है। सिर्फ आपने मेवन को ये बोला है कि मेरे को लॉम्बॉक यूज करना है। मेवन डाउनलोड भी कर लेगा लेकिन एसटीएस इसको नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपको ये सेकेंड स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करा जाता है? सेकेंड स्टेप में आपको करने होते हैं 3 काम। ध्यान दीजिएगा कौन से 3 काम है। सबसे पहले आपको लॉम्बॉक की लाइब्रेरी यानी जार फाइल डाउनलोड करनी होगी। ठीक है, नो बिग डील। आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसे ओपन करें, यहां लिखें लॉम्बॉक जार। आप पहुंच जाएंगे लॉम्बॉक के मेन वेब पेज पे, इसको कर लेंगे आप डाउनलोड। ठीक है, लॉम्बॉक जार डाउनलोड हो गई, फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। अब इस लॉम्बॉक जार को वहां कॉपी करना है जहां आपका एसटीएस इंस्टॉल्ड है। जहां एसटीएस इंस्टॉल्ड है, मेरे केस में अगर मैं राइट क्लिक करूं, प्रॉपर्टीज में जाऊं, तो मेरे यहां बताइए एसटीएस कहां पर इंस्टॉल्ड है? इफ यू कैन रीड इट। वेरी गुड, मेरे केस में एसटीएस ई ड्राइव में इंस्टॉल्ड है इनसाइड अ फोल्डर कॉल्ड स्प्रिंग टूल सूट। तो मैं ई ड्राइव में जाऊंगा, राइट? आई लोकेट माई एसटीएस फोल्डर विच इज स्प्रिंग टूल सूट। ये रहा मेरा स्प्रिंग टूल सूट फोल्डर, राइट? विद इन स्प्रिंग टूल सूट ये आपका वो फोल्डर है जिसमें एसटीएस की ईएक्सी फाइल है। इसी के साथ आपको लॉम्बॉक की जार कॉपी कर देनी है। दिख रहा है आपको जार फाइल कॉपी हुई? ये आपका स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 था लॉम्बॉक को डाउनलोड करा, स्टेप नंबर 2 लॉम्बॉक की जार को कॉपी करा। ऐसा कभी अपन ने स्प्रिंग बूट में नहीं करा है। कैन यू रिकॉल दिस? हमने कितने सारी डिपेंडेंसीज यूज करी थी पर ऐसा कभी नहीं करा कि हमने अलग से जार डाउनलोड करके रखी हो, बट यहां करना पड़ेगा आपको। स्टेप नंबर 3, आपको अपना टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, राइट? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे आप। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आप जाएंगे जहां पर आपका स्प्रिंग टूल सूट इंस्टॉल्ड है। तो मेरा स्प्रिंग टूल सूट इंस्टॉल्ड है ई ड्राइव में, उसके बाद इस फोल्डर में, और यहां आपको इस जार को रन करना पड़ेगा। जार को रन करने का कमांड क्या है? जार को रन करने का कमांड होता है जावा डैश जार और आपकी लॉम्बॉक फाइल का नाम। ठीक है, स्लाइड में लिखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए। ये लाइन लिखकर आपकी जार फाइल रन होगी। मैं इसको रन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे यहां ये ऑलरेडी रन है। जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे ये जार फाइल आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगी। ठीक है, ये आपसे पूछेगी कौन से आईडी में लॉम्बॉक को ऐड करना है। ये जो भी आईडीज आपके सिस्टम में अवेलेबल होंगे जो जावा के लिए आप यूज कर रहे हैं उनके नाम आपको दिखा देगी। तो हमें किसके अंदर यूज करना है? हमें इसको यूज करना है एसटीएस में, तो अपन एसटीएस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 2 काम याद से करने हैं। नंबर 1, इंस्टॉल पे क्लिक करना मत भूलिएगा, राइट? ये करेंगे तो फिर ये जार इंस्टॉल होगी एसटीएस में। उसके बाद याद से एसटीएस को रीस्टार्ट करिएगा। गॉट इट? कर लेंगे इतना, है ना? तो क्या क्या नया करा जो स्प्रिंग में अभी तक नहीं करा था? नंबर 1, लॉम्बॉक को डाउनलोड करा। नंबर 2, लॉम्बॉक की जार फाइल को कॉपी करा। नंबर 3, इसके जार को एग्जीक्यूट करा। नंबर 4, एग्जीक्यूट करने के बाद इंस्टॉल करा और आईडी को कर दीजिएगा रीस्टार्ट। क्लियर ऑल 5 स्टेप्स? ग्रेट। इतना करने के बाद एसटीएस जार को रिकॉग्नाइज या लॉम्बॉक को रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं लॉम्बॉक का पहला एग्जांपल। ठीक, सो आई विल गो टू, मेरे यहां ये ऑलरेडी कॉपीड है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। हाँ, एक काम आपको और करना है, ध्यान दीजिएगा।
इसके अलावा एक काम और करना है, आपके प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है आपको, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जावा कंपाइलर दिखेगा आपको, दिख रहा है? दिख रहा है? जावा कंपाइलर को एक्सपैंड करेंगे, इसमें एक ऑप्शन दिखेगा एनोटेशन प्रोसेसिंग। ये नॉर्मली खुद ब खुद ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं होता है। तो अगर आपके यहाँ ये चेकबॉक्सेस ऑफ होंगे तो एसटीएस लॉम्बॉक के एनोटेशंस को प्रोसेस नहीं करेगा। मेक श्योर आप इन चेकबॉक्सेस को ऑन करें। एक बार फिर मैंने कहा, ये सारी सेटिंग्स के बाद आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं, जो विंडो खुलेगी उसमें लेफ्ट हैंड साइड से चूज करें जावा कंपाइलर, सेलेक्ट करेंगे तो एनोटेशन प्रोसेसिंग आएगा, सेलेक्ट करिए, ये चेकबॉक्सेस ऑफ मिलेंगे। इन केस ये ऑफ हैं, इन तीनों को ऑन कर दीजिएगा। क्लियर? वैसे ये खुद ब खुद ऑन हो जाएंगे। अगर एसटीएस लॉम्बॉक को रिकॉग्नाइज कर रहा है तो इसको ऑन कर देता है। बाय चांस ना हो पाए, मेक श्योर आप इन्हें मैन्युअली ऑन करें। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। वेरी गुड। अब बनाते हैं अपन अपना पहला लॉम्बॉक बेस्ड प्रोजेक्ट। तो इसको तो मैं कर देता हूं क्लोज, इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है। अब ये हमारा लॉम्बॉक, राइट। सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो मैंने पैकेज एससी लाइव के अंदर जाकर एक अपना पैकेज क्रिएट करा। लेट्स कॉल आर पैकेज एज डीटीओ, क्योंकि मैं जो क्लास बनाने जा रहा हूं दैट्स अ सिंपल पोजो क्लास। आप इसको पोजो बोल दीजिए, एंटिटी बोल दीजिए, डीटीओ बोल दीजिए, जो आपको ठीक लगे। मैंने नाम दिया है डीटीओ। और डीटीओ के अंदर जाकर मैंने डिजाइन करी अपनी क्लास, दैट इज यूजर क्लास। ठीक, ये मेरी यूजर क्लास है। फिनिश। ओके। अब इस यूजर क्लास के अंदर आकर मैंने लिखा प्राइवेट आईएनटी एज प्राइवेट स्ट्रिंग फॉलोड बाय नेम। ठीक, मैंने सिर्फ इतना लिखा। एज यू कैन सी, ज्यादा से ज्यादा जावा कंपाइलर इस क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देगा और ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स देगा, करेक्ट है ना? व्हाट आई वांट इज, मेरे को इस क्लास में सेटर और गेटर चाहिए। तो अभी तक आप क्या करते थे, अगर एसटीएस में या एक्लिप्स में काम कर रहे हैं तो आप राइट क्लिक करते थे, राइट क्लिक करके आप सोर्स में जाते थे और आप यहां से जनरेट करते थे सेटर गेटर, करेक्ट? अब आपको वो नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, अपनी क्लास के ऊपर आना है टॉप पे और यहां लिख देना है @getter। ठीक है, और इसके बाद लिख देना है @setter। जैसे ही आप गेटर और सेटर लिखेंगे, ठीक है, और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, क्लियर? और जैसे ही आप सेव करेंगे, बस इंटरनली आपकी क्लास के लिए सेटर गेटर अपने आप बन गए हैं। क्या प्रूफ है कि सेटर गेटर बन गए? ये देखने के लिए शो व्यू में जाइए, यहां आपको आउटलाइन का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड पे आपके क्लास के मेथड्स और डेटा मेंबर की लिस्ट आएगी। तो आप देख पा रहे होंगे, दो गेटर दो सेटर नजर आ रहे हैं। अपन ने तो नहीं बनाए, कहां से आ रहे हैं? ये इन दो एनोटेशंस के कारण आ रहे हैं। तो पहला एनोटेशन जो आपको लॉम्बॉक की तरफ से मिल रहा है, दे आर सेटर एंड गेटर एनोटेशंस। क्लियर? चलूं आगे। ग्रेट। अब इसको यूज कैसे करना है आपको? तो यूज वैसे ही करना है जैसे आप नॉर्मली करते आए। क्या करेंगे यूज करने के लिए? यूज करने के लिए आउटलाइन पे जाना, फिर से बता दीजिए, विंडो, शो व्यू, आउटलाइन, लाइक दिस। ओके, ठीक है। अब आइए आप अपनी मेन क्लास के अंदर,
जहां से आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है। बनाइए यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे आप बनाते हैं, है ना। ये मत सोचिएगा यूजर क्लास तो स्प्रिंग बनाएगा, स्प्रिंग तब बनाएगा जब आप इसको स्प्रिंग बीन बनाएंगे। मैंने इसको स्प्रिंग बीन नहीं बनाया, एक नॉर्मल जावा क्लास बनाई है। एम आई राइट? इसलिए मैं न्यू से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। हालांकि हमारे प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्ट्स हम नहीं बनाएंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स में तो हम स्प्रिंग बूट से ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब मैं कहूंगा यूजर डॉट सेट नेम। एज यू कैन सी मुझे सेट नेम का सपोर्ट मिल रहा है। नाम मैंने सेट कर दिया एज अमित। यूजर डॉट सेट एज, और मैंने यहां एज पास कर दी 24। इसके बाद मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहां मैंने कहा यूजर डॉट नेम, लेट मी मेक इट नेम कोलन, और फिर मैंने यहां पर कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एज कोलन प्लस यूजर डॉट सॉरी गेट नेम एंड गेट एज। अच्छा, ये नेम पे एरर क्यों आ रही है? क्योंकि ये प्राइवेट है इसलिए आ रही है, राइट। तो यूजर डॉट गेट नेम एंड यूजर डॉट गेट एज, लाइक दिस। अब रन कीजिए आप, रन एज यूजुअल स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। एज यू कैन सी गेट एज, माय मिस्टेक। करिए रन एंड यू कैन सी आपको नेम के तौर पे अमित, एज के तौर पे मिल जाएगी द वैल्यू 24। पहला एग्जांपल क्लियर? ठीक है। अब गेटर सेटर के बारे में कुछ जरूरी बातें। इस एग्जांपल में मैंने जो गेटर सेटर यूज करे हैं वो क्लास लेवल पे करें। एम आई राइट? आप चाहें तो इन्हें फील्ड लेवल पे भी ला सकते हैं। फील्ड लेवल पे ला सकते हैं मतलब, फील्ड लेवल पे ला सकते हैं मतलब मैंने नेम के ऊपर गेटर सेटर ऐड कर दिए। अब क्या होगा? अब होगा ये कि एज के लिए कोई गेटर सेटर जनरेट नहीं होंगे, लेकिन नेम के लिए दोनों जनरेट हो जाएंगे। तो अब मैं मेन से सेट और गेट एज के लिए तो कॉल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नेम के लिए सेटर गेटर अभी भी अवेलेबल होंगे। ठीक, तो अब मुझे कोड में चेंज क्या करना पड़ेगा? अब मुझे कोड में से एज के दोनों सेटर गेटर ड्रॉप करने पड़ेंगे, क्योंकि अब प्रोजेक्ट लॉम्बॉक ने मेरे नेम के लिए सेटर गेटर प्रोड्यूस करे हैं, एज को उसने टच भी नहीं करा है। इज दिस क्लियर? है ना, ये फील्ड लेवल पे हो गया है। और जरूरी नहीं फील्ड लेवल पे आप दोनों रखें, आपकी जो चॉइस है। जैसे मैं चाहता हूं मैं नेम के लिए तो सेटर गेटर दोनों रखूं, लेकिन एज के लिए मेरे को सिर्फ गेटर चाहिए। विल दैट डू? चलेगा ये? चलेगा। तो अब अगर मैं यहां पर एज को डिस्प्ले कराऊंगा, जावा अलाउ करेगी? यस, अगर मैं यहां पर एज को डिस्प्ले कराता हूं, जावा इज गोइंग टू अलाउ मी। बाय द वे एज की वैल्यू क्या होगी? एज की वैल्यू डिफॉल्ट होगी, सिंस इट इज एन इंटीजर टाइप वैल्यू। जावा इसमें बाय डिफॉल्ट फिल कर देगी 0। तो अब अगर मैं कहूंगा एज इज इक्वल्स टू यूजर डॉट गेट एज, द रिटर्न वैल्यू विच आई गेट विल बी 0। क्लियर? बहुत बढ़िया। ये पहला पॉइंट रिगार्डिंग गेटर एंड सेटर। दूसरा पॉइंट, ना सिर्फ आप इन्हें फील्ड लेवल पे ला सकते हैं, आप इनकी विजिबिलिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। विजिबिलिटी कंट्रोल कर सकते हैं मतलब, विजिबिलिटी कंट्रोल कर सकते हैं मतलब आप चाहें तो गेटर सेटर को पब्लिक कर सकते हैं, आप चाहें तो गेटर सेटर को प्राइवेट कर सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मैं यहां से गेटर सेटर हटाकर क्लास लेवल पे ले जाऊं, तो फिलहाल जो गेट और सेट बनेंगे वो सारे पब्लिक बनेंगे, है ना। मैं चाहता हूं गेटर पब्लिक बने, सेटर प्राइवेट बने। मैं चाहता हूं गेटर पब्लिक बने, सेटर प्राइवेट बने। तो मैं क्या करूंगा, गेटर के पैरेंथेसिस में, गेटर के बाद पैरेंथेसिस लगाऊंगा और यहां यूज करूंगा एक्सेस लेवल। ठीक है, एक्सेस लेवल के बाद हम डॉट लगाएंगे, और डॉट के बाद हम गेटर को क्या करना चाहते हैं? गेटर को अपन करना चाहते हैं पब्लिक, तो मैं यहां लिख दूंगा एक्सेस लेवल पब्लिक। सेटर को करना चाहते हैं प्राइवेट, तो मैं यहां लिख दूंगा एक्सेस लेवल डॉट प्राइवेट। अब क्या होगा? अब आप ध्यान से देखिए, आउटलाइन में आपको हिंट मिल रहा है, जो सेट एज और सेट नेम है उसके आगे रेड डॉट आ रहा है, मींस दे आर प्राइवेट, जबकि गेटर के आगे ग्रीन डॉट आ रहा है। यहां आकर चेक करेंगे तो यहां आपको दिख ही जाएगा
कि आपका ये सेट नेम अब नहीं चल रहा है, ऑल्दो आप गेट नेम गेट एज चला पा रहे हैं, और रन करने पर एज एक्सपेक्टेड नेम में क्या मिलेगा, जल्दी फटाफट, नेम में नल मिलेगा। नेम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इंस्टेंस टू स्ट्रिंग रेफरेंस टाइप का वेरिएबल हुआ, और रेफरेंस टाइप्स की डिफॉल्ट वैल्यू जावा देती है नल। आ रहा है समझ यहां तक? ऑल गुड, ऑल क्लियर, फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है, और ये आप क्लास लेवल की जगह लोकल लेवल यानी एट्रीब्यूट लेवल पे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है एक्सेस लेवल हम क्लास लेवल पे ही लिखें, आप डेटा मेंबर लेवल पे आकर भी ये चीजें लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? चला जाए आगे। वेरी गुड। अब लॉम्बॉक आपको कंस्ट्रक्टर्स भी ऑटो जनरेट करवाने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, कितनी तरह के कंस्ट्रक्टर लॉम्बॉक जनरेट कर सकता है? लॉम्बॉक 3 तरह के कंस्ट्रक्टर्स जनरेट कर सकता है। कौन से 3 तरह के कंस्ट्रक्टर? गौर कीजिएगा। नंबर 1, लॉम्बॉक कैन जनरेट अ कंस्ट्रक्टर विच इज कॉल्ड नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का मतलब नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जो जावा बाय डिफॉल्ट जनरेट करती है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है, अपन जनरेट करते हैं तो कहलाएगा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इज दिस क्लियर? ठीक है, दूसरा ये जनरेट करता है ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। ये दूसरा एनोटेशन है, ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। ऑल आर्ग कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? आपकी क्लास के अंदर जितने डेटा मेंबर हैं, कंस्ट्रक्टर को उतने पैरामीटर्स दे देगा। तो मेरी क्लास में यूजर में कितने डेटा मेंबर थे? 2, तो ये कंस्ट्रक्टर जनरेट करेगा विद 2 डेटा मेंबर्स। और तीसरा है रिक्वायर्ड आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। ये क्या कहता है? ये एनोटेशन कहता है अगर आपने इसको यूज करा तो ये वो कंस्ट्रक्टर जनरेट करेगा जो सिर्फ रिक्वायर्ड फील्ड्स को इनिशियलाइज करे। नाउ व्हाट आर रिक्वायर्ड फील्ड? कैन यू गेस? चलो मैं हिंट देता हूं। रिक्वायर्ड का दूसरा नाम आप कंपलसरी मान लो। आप सोचो। नहीं उन्नति, कंपलसरी का मतलब होता है फाइनल। याद है आपको, जावा में अगर कोई चीज फाइनल है तो इनिशियलाइजेशन कंपलसरी है। याद है? इनिशियलाइजेशन कंपलसरी है। तो अगर आपकी क्लास के अंदर कोई फाइनल डेटा मेंबर है और आप चाहते हैं बस फाइनल डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने का कंस्ट्रक्टर बने, तो आप लिख देंगे @रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर। क्लियर हुआ? गॉट इट? हालांकि ज्यादातर लोग ऑल आर्स और नो आर्स को यूज करते हैं, बट अगर आपको लग रहा है नहीं ऑल आर्स को तो नहीं भी जनरेट करेंगे तो चल जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएंगी, पर फाइनल वाले के लिए इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर जरूर करें, तो आप एनोटेशन यूज करेंगे @रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर। क्लियर? प्रैक्टिकल पे आ जाऊं। अब आइए यूजर क्लास पे। जो डिस्कस करा इसी को करते हैं अपन इंप्लीमेंट। तो मैं यूजर क्लास में जा रहा हूं। एज यू कैन सी, मैं यहां से वैल्यूज पास करना चाहूंगा अपने यूजर कंस्ट्रक्टर को। क्या पास करना चाहूंगा? मैं पास करना चाहूंगा 24 और दीपक। बट आप देख पा रहे होंगे 24 और दीपक पे मेरे को मिल रही है एरर, क्योंकि इस क्लास में कंस्ट्रक्टर है। जल्दी बोलिए हाँ या ना। क्या बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर है? भूल गए? कंस्ट्रक्टर है लेकिन नॉन पैरामीटराइज्ड है। करेक्ट? मैं चाहता हूं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट हो। टू डू दैट मैं ऊपर क्लास लेवल पे जाऊंगा एट द टॉप, एंड आई आस्क प्रोजेक्ट नॉर्मबॉक टू जनरेट ऑल आर्स कंस्ट्रक्टर। जैसे मैं कहूंगा @ऑल आर्स कंस्ट्रक्टर, आप देख पा रहे होंगे यहां से एरर ड्रॉप हो जाएगी। ऑटोमेटिकली मेरे पास एक ऑल पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। दिख रहा है आपको कंस्ट्रक्टर आउटलाइन में? कैन यू सी दैट? ये यूजर कंस्ट्रक्टर दिख रहा होगा जो पैरामीटर में इंट और स्ट्रिंग ले रहा है। और जैसे ही आप यहां आकर इस लाइन को लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर अब कर देगा इनिशियलाइज, और रन करने पर आपको इनिशियलाइज वैल्यूज दिख जाएंगी, जो मेरे केस में है 24 और दीपक। समझ आया? ऑल आर कंस्ट्रक्टर। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब ये जो कोड हो रहा है, ये जो दोनों का मैं गेटर कॉल कर रहा हूं, एज अ जावा डेवलपर आपको पता है आप अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को भी डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं तो भी आउटपुट आ जाना चाहिए, है ना? ऐसा करते हैं तो जावा किसे कॉल करती है? ऐसा करते हैं तो जावा टू स्ट्रिंग कॉल करती है। क्या इस क्लास में टू स्ट्रिंग है? तो जवाब है हाँ है। है लेकिन वो टू स्ट्रिंग किसका है? वो टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का है। और ऑब्जेक्ट का टू स्ट्रिंग क्या रिटर्न करता है? ऑब्जेक्ट का टू स्ट्रिंग रिटर्न करता है क्लास का नाम अलोंग विद हैश कोड। करता है, क्लास का नाम भी रिटर्न करेगा विद हैश कोड।
तो अगर मैं इस कोड को फिलहाल लॉन्च करूं तो मुझे मेरे पैकेज के साथ यूजर क्लास का नाम दिखेगा अलॉन्ग विद सम हैश कोड। दिख रहा है आपको पैकेज का नाम और यूजर क्लास का नाम और हैश कोड? मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं इसकी जगह बकायदा ऑब्जेक्ट का डेटा दिखे। एज अ नॉर्मल जावा प्रोग्रामर अपन अपना टू स्ट्रिंग खुद बनाते हैं या आईडी से जनरेट कराते हैं। या आपको कुछ नहीं करना, या लिख दीजिए @toString। जैसे ही आप @toString लिखेंगे ऑटोमेटिकली यू कैन सी इन दी आउटलाइन विंडो आपको एक टू स्ट्रिंग बना बनाया मिल जाएगा। और जब आप रन करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा? जब रन करेंगे आउटपुट में आपको टू स्ट्रिंग की रिटर्न वैल्यू मिलेगी जो आपकी क्लास का डेटा शो कर रहा होगा rather देन शोइंग दी हैश कोड। क्लियर हुआ टू स्ट्रिंग भी? बहुत बढ़िया। अब सपोज करिए मैंने यूजर क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। एक का नाम दिया मैंने यूजर 1, एक का नाम दिया मैंने यूजर 2। ठीक है, ये यूजर 1 है, यूजर 2 है। ना प्लीज टेल मी ये कोड जावा में क्या करता है? यूजर 1 डबल इक्वल टू यूजर 2। और ये कोड जावा में क्या करता है? यूजर 1 डॉट इक्वल्स यूजर 2। क्या दोनों एक ही काम करते हैं या दोनों अलग अलग काम करते हैं? तो जवाब है टेक्निकली तो दोनों अलग अलग काम करते हैं। ये जो पहला वाला कोड है ये कंपेयर करेगा दोनों ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस। करेक्ट? क्या यूजर 1 यूजर 2 दोनों का एड्रेस डिफरेंट है? तो जवाब है हाँ। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका तो आंसर एक्सपेक्टेड है कि फॉल्स आएगा। ये जो इक्वल्स है कन्वेंशनली, कन्वेंशनली समझ रहे हैं? कन्वेंशनली मतलब नाम के अनुसार, नाम के अनुसार इसको कंपेयर करना चाहिए दोनों का डेटा। लेकिन क्या मेरी क्लास में इक्वल्स है? जवाब है नहीं है। तो कौन सा वाला इक्वल्स काम करेगा? जवाब है ऑब्जेक्ट क्लास वाला इक्वल्स काम करेगा। और ऑब्जेक्ट क्लास वाला इक्वल्स एड्रेस ही कंपेयर करता है। यस। तो मुझे सेकंड वाले कॉल पे भी डेटा सेम होने के बावजूद आंसर क्या मिलेगा? मुझे सेकंड वाले कॉल पे भी डेटा सेम होने के बावजूद आंसर मिलेगा फॉल्स। व्हाट आई वांट इज ये जो सेकंड वाला कॉल है ये डेटा कंपेयर करे ना कि एड्रेस। एक्सपेक्ट आपने कर ही लिया होगा। अगर आपको ये करना है तो आपको यहां पर एक और एनोटेशन लगाना है। कैन यू गेस द नेम ऑफ दैट एनोटेशन? नहीं, इतना आसान होता तो मैं नहीं पूछता आपसे। इस एनोटेशन का नाम देखिए, इक्वल्स नाम का कोई एनोटेशन ही नहीं है। एनोटेशन का नाम है इक्वल्स एंड हैश कोड। आई होप कलेक्शंस पढ़ा होगा आप सबने। आपको याद होगा इक्वल्स के साथ साथ हैश कोड को भी ओवरराइड करा जाता है अगर आप अपनी क्लास को कलेक्शंस के लिए बना रहे हैं। कौन सा कलेक्शन यूज करता है इक्वल्स और हैश कोड दोनों? तो जवाब है हैश सेट यूज करता है, इक्वल्स और हैश कोड दोनों करता है। एम आई राइट? है ना? तो जब भी आप इक्वल्स करेंगे ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट लॉम्बॉक उसके साथ हैश कोड भी जनरेट करेगा। ठीक है, और अब जब ये इक्वल्स जनरेट करेगा तो ये एड्रेस कंपेयर ना करके क्या कंपेयर करेगा? ये एड्रेस कंपेयर ना करके कंपेयर करेगा वैल्यूज। तो अब अगर मैं कोड रन करूं तो जो मेरा लास्ट वाला इक्वल्स है वो मेरे को rather देन गिविंग फॉल्स आई कैन एक्सपेक्ट कि वो मुझे ट्रू देगा बिकॉज दोनों ही ऑब्जेक्ट का डेटा सेम है। करेक्ट? करेक्ट। और अगर इस दीपक की एज 22 साल हो जाए तो, अगर इस दीपक की एज 22 साल हो जाए तो फिर आंसर मेरे को मिलना चाहिए फॉल्स। ठीक है, अब यहां एक और मजेदार बात है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जब इक्वल्स ओवरराइड करें तो आप हर फील्ड को कंसिडर ना करें। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए इस यूजर क्लास में एक आईडी भी होती। तो अगर मैं ये मान लूं दो लोगों की आईडी सेम है तो टेक्निकली वो सेम होंगे? आप सोचिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि दो लोगों की आईडी कभी भी सेम हो जाए। पर अगर हो रही है इसका मतलब यही है ना कि एक ही बंदे को रिप्रेजेंट करा जा रहा है दो बार। है ना? तो जावा ने नहीं, सॉरी, लॉम्बॉक ने ये फैसिलिटी भी दी है कि जब वो इक्वल्स और हैश कोड जनरेट करे तो क्या दोनों को कंपेयर करे या किसी एक को लेकर कंपैरिजन करे। तो आपको जिस फील्ड को लेकर कंपैरिजन करवाना है, अपन नहीं चाहते हैं कि ये दोनों को लेकर कंपैरिजन करें। आप पैरेंथेसिस ओपन करिए, यहां ऑफ लिखिए, इक्वल टू लगाइए, कर्ली ब्रेस ओपन करिए और बता दीजिए कौन कौन सी फील्ड्स को लेकर कंपैरिजन करना है। मुझे ऐसा लगता है अगर नाम सेम है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ डबल कोट्स में आएगा, अगर नाम सेम है तो यूजर सेम माना जाए। हालांकि ये इलॉजिकल बात है बट मैं एज्यूम कर रहा हूं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कि अगर नाम सेम है
तो यूजर को सेम माना जाए। एक को बस इंक्लूड करना हो, दो को करना हो, कॉमा लगा के दूसरा दे दीजिए। एक ही तो करा है मैंने एक को ही तो करा है, करेक्ट। तो मैंने यहां पे लिख दिया ऑफ इज इक्वल्स टू नेम। अब जावा किसको किसको कंपेयर करेगी? अब जावा एज को इग्नोर कर देगी, नहीं जिसको एक्सक्लूड करना वो नहीं आएगा, जिनको इंक्लूड करने हैं वो आएंगे। अब जावा किसको कंपेयर करेगी? अब जावा कंपेयर करेगी नेम पार्ट को। तो क्या ये दोनों दीपक सेम है? हाँ जी, ये दोनों दीपक सेम है, भले ही इनकी एज डिफरेंट है। मेरा प्रोग्राम लॉजिकली इन्हें सेम एंटिटी की तरह ट्रीट करेगा। आया समझ? यहां तक क्लियर हुआ? ये आपने कस्टमाइज कर दिया किसको? ये आपने कस्टमाइज कर दिया लॉम्बॉक को। लॉम्बॉक को आपने अपनी तरफ से बोल दिया कि जो कंपैरिजन हो वो पूरे ऑब्जेक्ट के डेटा का ना हो, कंपैरिजन लिमिटेड फील्ड्स का हो। अब हैश कोड भी सिर्फ नेम को लेकर जनरेट हुआ होगा क्या? यस, अब हैश कोड भी सिर्फ नेम को कंसिडर करके जनरेट हुआ होगा, और इक्वल्स ने भी सिर्फ नेम को कंपेयर करा होगा। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। तो अब तक कितने एनोटेशन पढ़ लिए आपने? अभी तक कितने एनोटेशन पढ़ लिए? एक गेटर पढ़ा, एक सेटर पढ़ा, ऑल आर्क्स पढ़ा, रिक्वायर्ड आर्क्स पढ़ा, नो आर्क्स पढ़ा, टू स्ट्रिंग पढ़ा, इक्वल्स एंड हैश कोड पढ़ा। 7 पढ़ लिया आपने, है ना? अब इन सातों में से कुछ एनोटेशन एक अकेले एनोटेशन से जनरेट हो जाएंगे। इन सातों में से कुछ एनोटेशन एक अकेले एनोटेशन से जनरेट हो जाएंगे, और वो कौन है? वो है, ये सबसे ज्यादा यूज होगा हमारे प्रोजेक्ट में, वो है @डेटा। अगर आप इस एनोटेशन को यूज करते हैं तो जावा आपके लिए 5 मेथड ऑटो जनरेट करेगी, एग्जैक्टली 6, बट एनोटेशन 5 है। मतलब @डेटा 5 एनोटेशन के बराबर काम करता है। कौन कौन से 5? @getter, @setter, @toString, @equals and hash code, and @required args constructor। आ रहा है समझ? खाली @डेटा अकेला इन पांचों के बराबर काम करेगा। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये कोड जो मैंने अभी अभी लिखा है, ये @डेटा से हम लिख सकते हैं? और ये मान लीजिए कि मुझे कंपैरिजन नेम और एज पूरा करवाना है, तो जब आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो ऑल आर्ग्स है ये आपको खुद देना पड़ेगा, क्योंकि @डेटा ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर नहीं लाता है। वो क्या लाता है आप देख सकते हैं। पहले मैं बाकी हटा देता हूं, सिर्फ डेटा रखते हैं। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड पे चेक करिए, गेटर आ रहे हैं सारे, गेटर आ रहे हैं, सेटर आ रहे हैं, इक्वल्स आ रहा है, कैन यू सी दैट? है ना? हैश कोड भी आ रहा है, ओके, टू स्ट्रिंग भी आ रहा है, कंस्ट्रक्टर आ रहा है, आ तो रहा है, लेकिन नॉन पैरामीटराइज जो बाय डिफॉल्ट जावा देती है। सही कह रहा हूं? है ना? तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपको नहीं देगा, तो आपका ये स्टेटमेंट नहीं चलने वाला है जहां आप पैरामीटर पास कर रहे हैं। सही है? दिस कोड इज गोइंग टू गिव एरर। अगर आपको ये भी चलवाना है तो डेटा के साथ फिर आप ऐड कर दीजिए ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर। अब आपका वो इतना लंबे चौड़े एनोटेशंस का कोड इन 2 एनोटेशन से पूरा हो जाएगा, आउटपुट आपको सेम मिलेगा। गॉट इट? डेटा। ग्रेट। अब डेटा के जैसे एक और है जिसका नाम है @वैल्यू। ओके, ये क्या करता है? पढ़िए और बताइए क्या करता है। और ये जावा इंटरव्यूज का एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन भी है। जो ये करता है ना, वो इंटरव्यू में आपसे कोड लिखकर करवाया जाएगा। पढ़िए क्या करता है। क्या करता है? बताइए बताइए, इतना टाइम। वेरी गुड। एंड व्हाट इज एन इम्यूटेबल क्लास? व्हाट इज एन इम्यूटेबल क्लास? वेरी गुड, नॉन चेंजेबल डेटा। नॉन चेंजेबल क्लास नहीं, एक ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट एक ही बार इनिशियलाइज हो, दोबारा आप उसका डेटा चेंज ही ना कर पाए। तो जावा में कोई क्लास है जो इम्यूटेबल है? जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्लास है, करेक्ट। स्ट्रिंग का डेटा कभी चेंज नहीं होता। अब आपको खुद की इम्यूटेबल क्लास बनानी हो तो क्या करोगे? अगर आपको खुद की इम्यूटेबल क्लास बनानी हो तो आपको सारे डेटा मेंबर्स को फाइनल करना पड़ेगा फाइनल, है ना? सिंगलटन क्यों करेंगे? सिंगलटन अलग कॉन्सेप्ट होता है। सिंगलटन होता है सिंगल ऑब्जेक्ट बने। सिंगलटन एंड इम्यूटेबल आर डिफरेंट। ओके, क्या स्ट्रिंग सिंगलटन क्लास है? नहीं, स्ट्रिंग सिंगलटन नहीं है।
स्ट्रिंग के कितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाओ, लेकिन एक वैल्यू का ऑब्जेक्ट एक बार बनेगा, ऐसा ही है ना, है ना। वेरी गुड। तो ये आपकी क्लास को इम्यूटेबल कर देगा। इम्यूटेबल कर देगा मतलब सारे डेटा मेंबर को फाइनल कर देगा। गेटर देगा लेकिन सेटर नहीं देगा। गेटर देगा लेकिन क्या नहीं देगा, सेटर नहीं देगा। ओके, कंस्ट्रक्टर देगा। क्या लगता है, वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस की प्रॉब्लम है? क्लियर है वॉइस? हाँ जी। तो सुनिए ध्यान से, क्या क्या देगा ये आपकी क्लास के अंदर। ये आपकी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर देगा, सारे डेटा मेंबर्स को प्राइवेट कर देगा, गेटर देगा लेकिन सेटर उड़ा देगा। क्या क्या करेगा, तीन काम करेगा। सारे डेटा मेंबर को क्या कर देगा, प्राइवेट कर देगा, गेटर देगा सेटर नहीं देगा, और एक कंस्ट्रक्टर देगा। वो कैसा होगा, एक कंस्ट्रक्टर देगा और नहीं नहीं इशू, पैरामीटराइज्ड होगा। पैरामीटराइज्ड होगा, नॉन पैरामीटराइज नहीं, पैरामीटराइज्ड होगा। समझ रहे हैं? पैरामीटराइज तो आप इनिशियलाइज कैसे करोगे, सोचो। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे रहा है, सेटर दे नहीं रहा है, तो इनिशियलाइज कैसे होगा ऑब्जेक्ट? लगाओ जरा दिमाग, कर लोगे? कंस्ट्रक्टर है नहीं, सेटर है नहीं, तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कैसे कर पाएंगे अपन, है ना। वेरी गुड। तो इसको जरा अपने कोड पे लेकर आते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने ये दोनों उड़ा दिए और इससे लगा दिया @वैल्यू। ये एनोटेशन मैंने यूज करा, इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है, बाकियों को हटा देता हूं मैं। ठीक, अब जरा राइट हैंड साइड पे चेक करिए, गेटर आए, हाँ गेटर आए, इक्वल्स और हैश कोड भी आया, वो भी आया, टू स्ट्रिंग भी आया, सेटर गायब है, करेक्ट, और कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर है, वेरी गुड। ठीक है, और ये जो एज और नेम है, ये क्या हो जाएंगे, ये जो एज और नेम है ये क्या हो जाएंगे, ये फाइनल हो जाएंगे। अपन ने फाइनल लगाया इनके साथ, नहीं लगाया है, लेकिन जावा ऑटोमेटिकली इन्हें फाइनल कर देगी। जावा मतलब लॉम्बॉक। बहरहाल फिलहाल ये कोड चलेगा जैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा चलेगा ये। हाँ, जैसा दिख रहा है वैसा चलेगा। हाँ बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, आप कैसे टेस्ट करोगे, कैसे पता कि ये फाइनल है, यही सवाल है, कैसे मान लें कि फाइनल है। अभी प्रूफ करते हैं। मैं क्लास में एक मेथड बनाता हूं और कहता हूं एज इक्वल टू एज+1। ओके, पढ़िए मैसेज। क्लियर? आपने फाइनल नहीं लिखा है, फिर भी उसने फाइनल कर दिया है। रीजन बीइंग आपने ऊपर लगा रखा है @वैल्यू। तो क्यों करेंगे फिर वैल्यू सेट, बेटा इम्यूटेबल है ना भरत। इम्यूटेबल को क्या दो बार वैल्यू देते हैं, नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो नई वैल्यूज आएंगी। इम्यूटेबल क्या होता है, व्हाट इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, जो सिर्फ एक बार इनिशियलाइज हो, दोबारा आप उसका कंटेंट चेंज ही ना कर पाए। तो ठीक है, अब आप नोटिस करो, जो मैं सेकंड यूजर ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, क्या उसके अंदर मैं 22 और भरत पास कर सकता हूं, यस और नो? कर सकता हूं ना, अलाउड है ना, हो गया, सिंपल। तो इम्यूटेबल का मतलब ये थोड़ी है कि डेटा चेंज नहीं होगा। इम्यूटेबल का मतलब ये है एक ऑब्जेक्ट का डेटा चेंज नहीं होगा, जब दूसरा बनाओगे तो दूसरा डेटा आएगा। सही, क्लियर? दैट इज @वैल्यू। ठीक है, बाकी ये आपको बिल्डर पैटर्न भी देता है, वो मैंने इसलिए नहीं इंक्लूड करा क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने बिल्डर पैटर्न पढ़ा नहीं होगा, जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने का एक बड़ा पॉपुलर तरीका है ना। तो आप इसके अंदर बिल्डर पैटर्न का कोड भी ऑटो जनरेट करा सकते हैं। लॉगिंग वगैरह भी ये आपके लिए ऑटो जनरेट कर देगा। लॉगिंग तो खैर हम आगे यूज करने वाले हैं, तब उसको हम कवर अप करेंगे। अब दो छोटी छोटी बातें और। नंबर वन, लॉम्बॉक को क्या हम रेस्ट एपीआई के अंदर यूज कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा मैंने लॉम्बॉक को एक सिंपल जावा क्लास में यूज करा है, आप इसको अपनी रेस्ट एपीआई क्लासेस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। रेस्ट एपीआई क्लासेस में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आई होप आप भूले नहीं होंगे, जितने आपको बाय डिफॉल्ट एनोटेशन दिख रहे हैं वो सब अपना अपना काम करेंगे। यस, जैसे @एंटिटी, इससे क्या होता है, @एंटिटी से क्या होता है, वेरी गुड, आपकी क्लास मैप हो जाती है बैकएंड की टेबल से, हो जाती है। @id से क्या होता है, आपकी ये फील्ड प्राइमरी की बन जाती है, राइट। @जनरेटेड वैल्यू से क्या होता है,
ऑटोमेटिकली आईडी ऑटो जनरेट हो जाती है। तो ये सारा कुछ अपना काम करेंगे। इस बीच में अपन ने ये 3 और ऐड कर दिए एनोटेशन। ये 3 एनोटेशन आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये 3 एनोटेशन आपको लॉम्बॉक प्रोवाइड कर रहा है। तो आपकी क्लास के अंदर सेटर गेटर टू स्ट्रिंग इक्वल्स ले आएगा डेटा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले आएगा ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज ले आएगा नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। यानी लॉम्बॉक को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जावा क्लास होनी चाहिए। उस जावा क्लास के ऊपर लगते ही ये अपने सारे रिक्वायर्ड मेथड्स ऑटो जनरेट करवा देता है। फिर वो क्लास एंटिटी क्लास हो, सर्विस क्लास हो, रिपोजिटरी हो, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? आया समझ? वेरी गुड। अब फाइनल समरी, आपने जो जो एनोटेशंस पढ़े, कौन से एनोटेशन से आप क्या करते हैं? ठीक है, तो आपके सामने पूरी समरी है। गेटर एनोटेशन क्या करेगा? गेटर एनोटेशन आपके लिए जनरेट करेगा गेटर मेथड। सेटर एनोटेशन आपके लिए जनरेट करवाएगा सेटर मेथड्स। एट द रेट नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जनरेट कराएगा। ये लिखना जरूरी है, नो आर्क कंस्ट्रक्टर, ये तो खुद भी आता है ना। क्या कहना है आपका? तो फिर ये क्यों लिखेंगे हम? तो डेटा, डेटा लिखेंगे तो ये लिखना जरूरी है ऐसा? डेटा लिखेंगे तो ये लिखना जरूरी है। कि नहीं? तो फिर ये तब जरूरी है जब आपने अपनी क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट कराया हो। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट कराया हो, पर आप चाहते हो आपको ऑब्जेक्ट विदाउट पैरामीटर बनाने की फैसिलिटी मिले। अगर ऑब्जेक्ट विदाउट पैरामीटर आप बनाना चाहेंगे और आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट कराया है, तो फिर तो ये लिखना पड़ेगा ना एनोटेशन। नहीं तो हर ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज मांगेगी जावा। जैसे अभी अभी देखिए, ज्यादा दूर क्यों जाएं, अपनी एंटिटी क्लास पे नजर डालिए। आपकी इस एंटिटी क्लास में आपने ये लिखा है। इसका मतलब आई होप आप भूले नहीं होंगे, स्प्रिंग और हाइबरनेट इंटरनली कई बार एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। पढ़ा था अपन ने स्प्रिंग डेटा जेपीए में। वो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बन ही नहीं पाएंगे अगर आप ये कंस्ट्रक्टर नहीं दोगे तो। सही है? इसलिए ये वाला एनोटेशन भी बहुत जरूरी है। अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हो और आप साथ में चाहते हो नॉन पैरामीटराइज भी रहे, देन आपके पास है ऑल आस्क कंस्ट्रक्टर। स्प्रिंग को या स्प्रिंग डेटा जेपीए को इंटरनली ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करते वक्त कई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, खास तौर पे जब आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? खास तौर पे जब आप रिलेशनशिप पढ़ रहे थे। रिलेशनशिप्स के दौरान जब डेटा इंसर्ट कर रहा था स्प्रिंग हाइबरनेट की हेल्प से, तो कई सारे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स बना रहा था। वो बनाने में हेल्प कर रहा था उसकी नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देन आपके पास है टू स्ट्रिंग और आपके पास है एट द रेट डेटा। क्लियर हुआ? लॉन्ग बॉक्स समझ आया सबको? सबसे इजी पार्ट है आपके प्रोजेक्ट का, नथिंग स्पेशल, नथिंग टिपिकल। ओके, कोई डाउट, कोई क्वेरी रिगार्डिंग लॉम्बॉक? नो क्वेश्चंस? चले आगे। गुड। सो ये है आपका लॉम्बॉक। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा यूज होगा आपके प्रोजेक्ट में, और ये है अपने स्प्रिंग प्रोजेक्ट में या स्प्रिंग बूट में आप कैसे करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, बिल्कुल बेसिक लेवल से अगर मैं शुरू करूं, व्हाट आर एक्सेप्शंस? व्हाट आर एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस आर, वेरी गुड, एरर्स विच अकर एट रन टाइम। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस जो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पे आती हैं। ठीक है, जावा में क्या होता है जब कोई एक्सेप्शन आती है? तो जावा दो काम करती है। नंबर वन, प्रोग्राम को किल कर देती है। कर देती है ना? नंबर टू, एरर को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करती है। एम आई राइट? लेकिन वो डिस्क्रिप्शन बड़ा टेक्निकल होता है। यस। आप स्प्रिंग बूट में भी याद रखिएगा, एक्सेप्शन हैंडल करने के आपके पास 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, स्प्रिंग की जो मर्जी है वो करने दें, यानी एक्सेप्शन को किसको हैंडल करने दें? एक्सेप्शन को स्प्रिंग बूट को हैंडल करने दें। राइट? क्या लग रहा है, रिकमेंडेड होगा? रिकमेंडेड नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, रिकमेंडेड नहीं होगा। हालांकि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को टर्मिनेट नहीं होने देगा,
एप्लीकेशन आपकी चलेगी, लेकिन वो एक्सेप्शन को इतना डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करेगा, इतना डिटेल में करेगा कि जो एंड यूजर है उसे समझ ही नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। उसका भी मैं आपको डेमो दूंगा कि स्प्रिंग बूट में अगर हम अपनी तरफ से कोई ट्राई, कोई कैच, कुछ नहीं लगाते हैं तो स्प्रिंग बूट क्या करता है। तो स्प्रिंग बूट का अपना डिफॉल्ट हैंडलर होता है जो बहुत ही अनफ्रेंडली वे में एक्सेप्शन को करता है हैंडल। उसके बाद अगर आपको ये बिहेवियर बदलना है तो आपको एक एनोटेशन दिया गया है, आप उसको यूज करें। ऐसी स्थिति में स्प्रिंग बूट एक्सेप्शन हैंडल नहीं करेगा, आपका कोड एक्सेप्शन हैंडल करेगा। और एनोटेशन कौन सा दिख रहा है? @exception handler। ठीक है। तीसरा जो सबसे पावरफुल, पॉपुलर और मोस्ट कॉमन तरीका है, हम भी प्रोजेक्ट में उसी को यूज करेंगे, वो है कंट्रोलर एडवाइस। ठीक है। इन दोनों के बीच में वैसे तो फर्क अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट फर्क आपको अगर मैं बताऊं तो ये लोकल लेवल की एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है और ये ग्लोबल लेवल की एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है। कुछ प्रिडिक्ट कर पा रहे लोकल और ग्लोबल से मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये लोकल लेवल की एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है, ये ग्लोबल लेवल की एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है। मतलब आप अपने प्रोग्राम में कंट्रोलर्स बनाते हैं, कंट्रोलर्स बनाते हैं, रेस्ट एपीआई बनाएंगे तो कंट्रोलर बनाएंगे। तो ये वाला जो कोड है ना, @exception handler, ये आपको हर कंट्रोलर में जाकर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर कंट्रोलर को फिर एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। अब हर कंट्रोलर में जाकर इस एनोटेशन को लिखें और हर कंट्रोलर के लिए मेथड बनाएं, उससे बेटर है ना कि एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बना दें, किसी भी कंट्रोलर में प्रॉब्लम आए तो ये एक्सेप्शन हैंडलर रन हो जाए। डिड यू गेट द आइडिया? आपके स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये वाला ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एक्चुअल में तो पढ़ना इसी को है, लेकिन आपको इन दोनों का भी आइडिया मैं दूंगा ताकि आपको समझ आए कैसे आपका कोड बिहेव करता है जब रन टाइम पे थ्रो होती है एक्सेप्शन। क्लियर? नो डाउट, नो क्वेरीज? ठीक है। चलिए अब जरा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को विद डायग्राम आपको समझा दूं। अगले लेक्चर में याद से सर्विस, कंट्रोलर और रिपोजिटरी रिवाइज करके आइएगा। अगले लेक्चर में हम एक सैंपल एपीआई बनाएंगे और उस सैंपल एपीआई के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग को करेंगे इंप्लीमेंट। ओके। ठीक है। फिलहाल जो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है उसका बिहेवियर समझिए। तो कहानी की शुरुआत कहां से हुई? कहानी की शुरुआत पोस्टमैन क्लाइंट से हुई, क्योंकि अल्टीमेटली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल में रिक्वेस्ट कौन देता है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल में रिक्वेस्ट क्लाइंट देता है। ओके। तो इमेजिन करिए पोस्टमैन की तरफ से रिक्वेस्ट आई। एज यू कैन एक्सपेक्ट, अगर ये एक रेस्ट एपीआई कॉल है तो रिक्वेस्ट को रिसीव सबसे पहले कौन करेगा? वेरी गुड, रिक्वेस्ट को रिसीव आपका रेस्ट कंट्रोलर करेगा। रेस्ट कंट्रोलर डेटाबेस से बात करता है? नहीं करता है। रेस्ट कंट्रोलर कम्युनिकेट करेगा सर्विस से। सर्विस डेटाबेस से बात करती है? नहीं करती है। सर्विस बात करेगी रिपोजिटरी से। बट आई होप आप भूले नहीं होंगे, रिपोजिटरी से बात करने से पहले सर्विस कुछ और करती है। हाँ करती है, चेक्स लगाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई वैलिडेशन करना हो तो वो सर्विस करेगी। यस, कोई वैलिडेशन करना हो तो वो सर्विस करेगी। फॉर एग्जाम्पल डेटा इनकम्प्लीट तो नहीं आया है या एज नेगेटिव तो नहीं आई है, ये सब वैलिडेशंस हैं। गॉट इट? और जब सर्विस में कोई वैलिडेशन फेल होगा तो अपन एक्सेप्शन जनरेट करेंगे। अब जब अपन एक्सेप्शन जनरेट करेंगे, अभी नाम पे मत जाइएगा, है ना, इस नाम को इग्नोर करिए। जब अपन एक्सेप्शन जनरेट करेंगे तो कंट्रोल वापस किसके पास आएगा? कंट्रोल वापस कंट्रोलर के पास आएगा। कंट्रोलर में अपन ने कोई ट्राई कैच नहीं लगाया है। सुना सबने ध्यान से? कंट्रोलर में अपन ने कोई ट्राई कैच नहीं लगाया है। तो कौन आएगा आपके रेस्क्यू के लिए? आपकी मदद, आपके रेस्क्यू के लिए स्प्रिंग का डिफॉल्ट एरर हैंडलर आएगा। डिफॉल्ट एरर हैंडलर क्या करेगा? वो एक्सेप्शन हैंडल तो कर लेगा, लेकिन बहुत ही डिटेल्ड और अगली लुकिंग एरर मैसेज एंड यूजर को शो करेगा। इसका प्रैक्टिकल तो मैं आपको अगले लेक्चर में दिखाऊंगा ही, आउटपुट आपको अभी दिखा देता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये जो नीचे रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है वो किसकी तरफ से आ रहा है? वो स्प्रिंग का डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है। एरर दिख रही है आपको? इंटरनल सर्वर एरर 500। ये 500 तभी आती है ना जब आपके कोड के थ्रू एक्सेप्शन जनरेट हो। तो ये एक्सेप्शन आपके कोड ने जनरेट करी
और स्प्रिंग ने ये आउटपुट जनरेट करा है। अब आप मानते हैं ये आउटपुट कई तरह से प्रॉब्लमैटिक है। पहली बात तो समझना ही मुश्किल है। दूसरा, क्या कोई भी हैकर इस आउटपुट को देखकर ये पहचान जाएगा बैकएंड में स्प्रिंग लगा है? बिल्कुल पहचान जाएगा। ये आउटपुट क्लियर कट बता रहा है कि बैकएंड टेक्नोलॉजी आपकी स्प्रिंग टेक्नोलॉजी है, जो अच्छी चीज नहीं होती है एंड यूजर्स को बताने के लिए। तो इन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इन सब से बचने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको करनी चाहिए। क्लियर? तो अगले लेक्चर में यही कोड अपन लिखेंगे। विल गो फॉर एपीआई डिजाइनिंग। ठीक है, बेसिक्स ऑफ एपीआई, ये कोड हम लिखने वाले हैं अगले लेक्चर में। क्वेश्चन पढ़ के जाइए। हमारी एपीआई नए एम्प्लॉय को ऐड करेगी, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का डेटा फेच करेगी और किसी एम्प्लॉय को हम अपडेट करेंगे और इस पे तरह तरह के कंडीशंस और एक्सेप्शंस लगाएंगे और उसको करेंगे अलग अलग तरीकों से हैंडल। ठीक है, तो मिलते हैं परसों इस पर्टिकुलर एपीआई डिजाइनिंग के साथ। होपफुली परसों ही आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स फ्रॉम फ्राइडे विल बी राइटिंग फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ आवर प्रोजेक्ट। ठीक, हेलो। बाय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी अफरोज। सर वो अनाउंसमेंट करनी थी। हाँ हाँ, कर दीजिए। ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? प्लीज़ कंफर्म करें। ओके। आई होप आप सभी ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा इस प्रोजेक्ट का। कोई है जो ज्वाइन नहीं कर पाया है? जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया लिखे नॉट ज्वाइन। ये है आपके बैच का क्यूआर कोड, व्हाट्सएप चैनल का क्यूआर कोड। आप इसे स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। कैसे स्कैन करना है? तो आपके पास गूगल एप्लीकेशन होगा, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लेंस के थ्रू इसे स्कैन करें। उसके बाद एक लिंक पॉपअप होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे व्हाट्सएप के वेब पे। वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू चैनल का। नहीं दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है? अफरोज, मुझे भी तुम्हारी स्क्रीन नहीं दिख रही है। जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी इनको, तुम्हारी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके ओके सर, आप अपना स्क्रीन सर ऑफ कर देंगे प्लीज। हाँ, मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। जी। नाउ इट इज विजिबल। हाँ, अब आप अब देख पा रहे हैं? या ओके, थैंक यू थैंक यू। सो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए गूगल लेंस के थ्रू। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप स्कैन करेंगे तो एक लिंक पॉपअप होगी, आप उस पर क्लिक कर देना तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे व्हाट्सएप के वेब पे। वहाँ पे एक बटन मिलेगा आपको व्यू चैनल का। सो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और जैसे ही खुलेगा तो आपका चैनल ओपन हो जाएगा, व्हाट्सएप चैनल। उसके टॉप राइट कॉर्नर पे एक बटन होगा फॉलो का। आप उस बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाएंगे। अगर रीडायरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो मैं दूसरा ऑप्शन आपको आपको शो करता हूँ, डोंट वरी। आप टेंशन ना ले। अगर इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बावजूद आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। बाकी लोग बताएं, सभी लोग फॉलो कर पा रहे हैं? या ओके। सो जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग वो लिंक टाइप करें। मैं लिंक यहाँ पे लिख रहा हूँ, bit.ly/SCASPB। ये लिंक है, मैं चैट बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ। बाकी मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक ही चैट बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ। सो आप इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, ये लिंक विजिबल है सबको? चैट बॉक्स में मैंने पेस्ट करा है। इस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। ओके। इसमें एक वन ड्राइव की लिंक शेयर की गई है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर की स्लाइड है, ओरिएंटेशन लेक्चर की स्लाइड है। बाकी जैसे जैसे स्लाइड्स आपको पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप अपडेट होते जाएगा वहाँ पे, तो आप उसी लिंक के थ्रू डायरेक्ट स्टडी मटेरियल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, गॉट इट? ओके। नाउ फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे अपलोडेड है। जैसे आप यूट्यूब ओपन करेंगे, यूट्यूब ओपन करने के बाद आप लिखना SCA लाइव। ये हमारा SCA लाइव का चैनल फर्स्ट। Hey guys, welcome back to SL Live. This is
इसके ये आपका फर्स्ट वीडियो यहाँ पे दिख पा रहा होगा, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट ऑनलाइन वोटिंग एप्लीकेशन। इसको यहाँ से देख सकते हैं अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया है तो। ओके, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया है तो। जेएस पार्ट टू, कौन सी जेएस पार्ट टू अभिषेक? अ, अभी कुछ और अनाउंसमेंट है, आप सभी लीव मत करिएगा। ये था व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन करने का। सर ने बताया कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्प्रिंग लेवल 2 की बात कर रहे थे बैच लॉन्च करने की। तो उस बैच को हम लोगों ने डिसाइड करा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में लॉन्च कर देंगे। अभी आपका ये प्रोजेक्ट बैच चल रहा है, इसके साथ ही हम अप्रैल के फर्स्ट वीक या फिर 10 तारीख के आसपास हम बैच लॉन्च कर देंगे। तो क्या सभी लोग ज्वाइन कर पाएंगे? 10 तारीख के आसपास लॉन्च करना बेहतर है, कोई है जिसको प्रॉब्लम हो? एनीवन? आफ्टर प्रोजेक्ट? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं आफ्टर प्रोजेक्ट और कितने लोग चाहते हैं कि अभी स्टार्ट कर दें? ओ, तो मिक्स है इसमें। सो ऐसा करेंगे, आप लोग रुक जाइए। ऐसा करेंगे कि अगले मीटिंग में हम एक पोल रख लेंगे, राइट? तो जो जो स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे, मेजोरिटी जिनकी होगी, वो उनके हिसाब से चलेंगे, ठीक है? अगर ज्यादा लोग चाहेंगे कि जल्दी हम स्टार्ट कर दें तो हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज आपकी जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगी तब करेंगे। ओके, ये ठीक रहेगा? ओके ओके ओके। फर्स्ट लेक्चर में हाँ काफी सारे लोग सिलेबस को लेकर भी बात कर रहे थे, तो हम आपको फर्स्ट लेक्चर में जो भी ओरिएंटेशन लेक्चर होगा स्प्रिंग लेवल 2 का, तो इन डेप्थ में आपको सिलेबस शेयर कर देंगे। बाय द वे मैं बता दूं कि ये माइक्रो सर्विसेज का कोर्स है, इसमें और भी मॉड्यूल्स ऐड हैं। अभी हम शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कर देंगे फर्स्ट लेक्चर में। ओके, फीस वगैरह की सारी बातें भी हो जाएंगी आपको फर्स्ट लेक्चर में ही, ठीक है? कुछ लोग मॉड्यूल 2 यानी कि स्प्रिंग माइक्रो सर्विसेज प्लस रिएक्ट के बारे में भी बात कर रहे थे। तो ये सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, हम शेयर करेंगे फर्स्ट लेक्चर ओरिएंटेशन लेक्चर होगी तो। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, लास्ट अनाउंसमेंट ये है। अभिषेक रुक जाइए, मैं आपसे बात करता हूँ इसके बारे में, है ना? लास्ट अनाउंसमेंट ये है कि आप में से जो स्टूडेंट्स ने अभी स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग कोर की नॉलेज नहीं है और इस बैच को ज्वाइन किए हैं, तो उनके लिए ये बैच नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा ये प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, ठीक है? तो आप सभी के लिए नया बैच लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, स्प्रिंग बूट का बैच, जो कि 26 तारीख से 8:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? हाइब्रिड मोड में। इंद्रपुरी में आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन ऑनलाइन के लिंक आपके व्हाट्सएप चैनल पे हम शेयर कर देंगे, तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको स्प्रिंग बूट की नॉलेज नहीं है तब। अगर आपने स्प्रिंग पढ़ा है तब इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, एनी डाउट? और किसी को कुछ पूछना है क्या अभिषेक के अलावा? जी मोना, मोना पूछिए। क्या पूछना है आपको? मोना रंजन। अनम्यूट कर दूं आपको? ओके ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जी मोना बोलिए। या हाय सर। सर एक्चुअली मैं ये पूछना था कि एक बैच है शायद जावा फुल फुल स्टैक का। आई थिंक हम्म। ऑलरेडी चल रहा है वो 13 फेब के अराउंड से। आई थिंक ऑनलाइन है। सो क्या वो मैं मिड अभी ज्वाइन कर सकती हूँ या फिर नेक्स्ट बैच का वेट करना चाहिए फॉर हाइब्रिड और ऑनलाइन, क्योंकि अभी तो ऑफलाइन ही दिख रहे हैं सारे जावा फुल स्टैक या जावा। मोना, जो अभी वो बैच चल रहा है ना, वो एंडिंग में है। उसमें आई थिंक अभी कलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो वो तो खत्म ही होने वाला है। कलेक्शन पे जावा फुल स्टैक खत्म होने वाला है?
हाँ मतलब कोर जावा की कलेक्शन का टॉपिक चल रहा है कोर जावा में, तो कलेक्शन ओके जैसे खत्म होगा तो एक और टॉपिक बताया पैकेज या फिर फाइल हैंडलिंग, उसके बाद कोर जावा खत्म। ओके ओके एडवांस कोड जावा स्टार्ट होगी तो मे बी वो हाइब्रिड मोड में रहेगी, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके सर। सो सर उसका नोटिफिकेशन आएगा क्या, क्योंकि कोड तो मैंने किया है थोड़ा बस। आएगा नोटिफिकेशन, कोई भी बैच लॉन्च करते हैं ना तो हम ओके नोटिफिकेशन जरूर भेजते हैं। बेहतर है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, है ना। ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आपसे। आप ओके आप जाना ब्राउजर पे लिखना bit.ly/sclive-bhopal, ठीक है। ये है हमारा व्हाट्सएप का ऑफिशियल चैनल, मैं इसको चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें सभी बैचेस के अपडेट्स मिलते हैं, दिस वन। सो आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा, आप सभी ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। थैंक यू एवरीवन। मीटिंग को एंड कर रहे हैं अभी। ओके ओके, नेक्स्ट क्लास आपकी है आई थिंक वेंसडे को। सर वेंसडे क्लास? हाँ जी, हाँ जी, वेडनेसडे सेम टाइम। ओके ओके, थैंक यू।